नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी का जॉब्स एटर्नल के इस विशेष पेशकश में स्वागत करता हूं। पिछले 2 महीने से एसएससी जीडी का प्रदर्शन जारी है। यहां से निरंतर उनका बुलेटिन भी जारी है और इसी कड़ी में हमने पहले भी श्योर कराया है आप सभी को कि जब तक उनका प्रदर्शन रहेगा, अंतिम दिन तक यहां से बुलेटिन होता रहेगा इस चैनल से। तो आज इसी पेशकश के बीच में हमारे बीच विवेक शर्मा जी हैं, जो कि अनअकैडमी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप देख सकते हैं, और आईआईटीएन है, आईएसएम धनबाद से इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया है और साथ ही साथ इन्होंने यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी मतलब गवर्नमेंट जॉब की भी इन्होंने तैयारी की है। ये और बात है कि फतह हासिल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी ये अपनी जिंदगी में एक अच्छे मुकाम पे हैं। इससे पहले इन्होंने आईआईटी फिरजी को भी सर्व किया था, जो आईआईटी की तैयारी कराती है फिरजी कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो मतलब एक तरीके से असिस्टेंट लेक्चरर हैं, काफी प्रतिष्ठित संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और दे रहे हैं शिक्षण के क्षेत्र में। तो आज हमने इनको इसलिए बुलाया है क्योंकि ये साथ ही साथ एज अ स्टूडेंट्स को काफी अच्छी तरीके से ये समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि उनको टीच करते हैं। तो हमें नहीं लगा कि इनसे बेहतर विकल्प कोई और होगा। ये लोग गवर्नमेंट के और प्राइवेट सेक्टर के बीच के ब्रिज हैं। कभी इन्होंने गवर्नमेंट के लिए काम किया, सेवाएं दी शिक्षा के क्षेत्र में, तो कभी इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर को भी देखा। तो इन तमाम चीजों के लिए आज हमने इन्हें इसलिए बुलाया है ताकि जो एसएससी जीडी के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन का सुनवाई नहीं हो रहा है, इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया, लेकिन बनाया नहीं गया, ये बन चुका है, क्योंकि हिंदुस्तान में हर चीज राजनीति से ताल्लुकात रखती है। राजनीति से होते हुए ही किसी भी रास्ते का सफर उस मंजिल तक पहुंचता है। तो सर, आपका स्वागत है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगी, सीधे सवाल आपसे। इंडिया के देखिए, सरकार से हम सवाल पूछेंगे, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में सबसे पहले आप बताइए। हम अब एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों के बारे में बात करेंगे, इनकी समस्याओं से आपको हम अवगत कराएंगे। आपने न्यूज पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा, लेकिन एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप बताइए। मनीष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया था कि मैं एक यूथ के साथ, विद्यार्थियों के साथ कनेक्ट हो सकूं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और जैसा कि आपने मुझसे सवाल पूछा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में हमारे देश में क्या राय है और चीजें किस तरीके से चल रही हैं। देखिए, आज से तकरीबन 5-6 साल पहले मैं स्टूडेंट था और अभी मैं पिछले 5-6 साल से एक टीचर भी हूँ। तो मैंने दोनों पहलू को देखा है और बहुत ही करीबी से देखा है। जब मैं स्टूडेंट की तरफ देखता हूँ चीजों को, तो मुझे साफ साफ दिखता है कि हमें एक रेस में दौड़ाया जा रहा है, और वो रेस ऐसी है जहां पर हर कोई हम पे एक प्रेशर बना रहा है कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एसएससी निकालना है, आपको साइंस लेना है, आर्ट्स कॉमर्स नहीं लेना। मतलब एक तरीके से हमें रटवाया जा रहा है, एक ऊपर से प्रेशर बनाया जा रहा है, और हमें एक आजादी नहीं मिल पा रही है अपनी सोच के हिसाब से कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है उसको मैं खोज सकूं और उस काबिलियत के हिसाब से अपने आप को उजागर, अपने अंदर के एबिलिटीज को शार्प कर सकूं। जो विद्यार्थियों के अंदर काबिलियत है वो एग्जाम देते हैं जी, लेकिन जो सरकारी संस्थाएं हैं वो टाइम से रिजल्ट नहीं निकालती है। देखिए, मैं तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को आप किस तरह से देखते हैं? मैं वही बोल रहा हूँ मनीष जी कि अभी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वो पॉलिसी पेपर में पढ़ने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था कि हाँ, अब जो हमारी सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो एक ऐसी पॉलिसी डिवाइस कर रही है जिस पॉलिसी के माध्यम से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है यूएसए, यूके इनके बराबर टक्कर दे पाएगा। लेकिन अगर आप उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अगर पकड़ेंगे, उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे और उसके अंदर अगर बारीकियों को समझेंगे, तो गवर्नमेंट ने ये कहीं नहीं बताया कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। मतलब अभी भी ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन के जो सवाल हैं वो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। हमेशा ये बताइए, जो स्टूडेंट्स हैं एसएससी जीडी के 2018 के कैंडिडेट हैं, वो मेडिकली फिट हैं जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेजेस तक के एग्जाम को क्वालिफाई किया। ये एक बात स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, तमाम
विद्यार्थियों के लिए है कि वो पढ़ लिख लेते हैं, अच्छा शिक्षा ग्रहण करते हैं, और क्या सरकार सक्षम है रोजगार देने के लिए? जी हाँ, ये एक बहुत ही दर्दनाक पहलू मैं देख पा रहा हूँ इस टाइम पे कि जो हमारे विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं चीजों को लेके। समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं चल रहा है, और जिस हिसाब से उनका प्रोटेस्ट है कि हमने टायर 1 निकाला, टायर 2 निकाला, टायर 3 निकाला, हम मेडिकली फिट हैं, और फिर भी हमें ज्वाइनिंग दे। एक तरफ हमारी सरकार बोलती है कि हमारे पास इतने ऑफिसर्स नहीं है, हमारे पास सीट्स की कमी है, हमें और लोग चाहिए, और लोग चाहिए। लेकिन जब आपके पास एलिजिबल चीजें हैं, तो मुझे ये लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जो करंट सिचुएशन है उसको कंसीडर करते हुए कोई नया रूल, कुछ इस तरह का प्रस्ताव पेश करना चाहिए, और इन विद्यार्थियों की मांग को कंसीडर करते हुए उनको मौका जरूर देना चाहिए। अच्छा, दिल्ली की सड़कों पे पिछले 2 महीने से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी, दिल्ली इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान की राजधानी है। बिल्कुल। अब सोचिए कि राजधानी में प्रदर्शन हो रहा है, और देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर जी, उनको क्या, आपको लगता है कि उनको पता नहीं है कि प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, पता सबको होता है, तो फिर वो बोल नहीं रहे हैं। ये सरकार की बोल नहीं रहे नहीं, बिल्कुल ये सरकार की लापरवाही है कि वो स्टूडेंट्स को बहुत ही हल्के में लेते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, स्टूडेंट्स जो हैं वो इस देश का भविष्य है, और इस देश के भविष्य तो सर सुसाइड करने का है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भविष्य कह रहा है कि हमको वर्दी दो या अर्थी दो। भविष्य जो है देश का 2 महीने से खाना तक नहीं खाया, दिल्ली के सड़कों पे रहना कहाँ है, सोना कैसे है, पुलिस उन पे लाठीचार्ज कर रही है, उनको प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आप बताइए कि भविष्य क्या करे? नहीं, ये बहुत ही गलत चीज है। सरकार इसमें आंख मूंद कर चल रही है, वो बहुत ही गलत चीज है। हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो शांति रूप से अपना प्रदर्शन कर सकता है और अपनी बातों को रख सकता है। अगर सरकार इसमें आंख बंद करके चल रही है इस तरीके से, तो ये सरकार की सफलता को जो फेलियर है उस चीज को बहुत ही बड़े पैमाने पे दिखाता है कि सरकार सिर्फ वोटों की राजनीति और जात पात की राजनीति में लगी हुई है, और विद्यार्थियों, रोजगार और इकोनॉमी के ऊपर किसी तरीके का जैसे आप एक स्टूडेंट रहे, आपने यूपीएससी का भी एग्जाम दिया है, फर्स्ट पेपर भी आप जहां तक सुने में आपने क्वालिफाई कर चुका था, किए हैं। अगर ऐसे सिचुएशन में आप ये देखिए कि 60,000 70,000 कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, और मात्र 200-300 सीटें हैं, ठीक है सर। उसके बाद पता ये चलता है कि 200-300 सीटों पे ज्वाइनिंग तो हो रही है, लेकिन कोई और आके बताता है कि जी नहीं, एक्चुअल में 1000 सीटें खाली हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो 700 सीटों को भरा जाना चाहिए या भरा जाना नहीं चाहिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर सरकार उसको भरने का कवायद करती है तो वो दोबारा से री एग्जाम लेती है, और विद्यार्थियों को फिर फीस सबमिट करना पड़ता है, फिर रिजल्ट 3-4 महीना डिले से निकलता है। तो इनडायरेक्टली मैं एसएससी के ऊपर ताना मार रहा हूँ, एसएससी के कार्यकारिणी पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ। आप बताइए कि आपको एसएससी का कार्य प्रणाली कैसा लगता है? देखिए मनीष जी, जो सिचुएशन अभी आई है कोरोना को लेके, कोविड-19 को लेके, मैं एसएससी को काफी साल से ट्रैक भी कर रहा हूँ, और अगर मैं उसकी बात करूँ तो हमेशा एग्जाम्स वगैरह टाइम पे हुए थे, रिजल्ट टाइम पे आया। लेकिन ये जो पिछले 2-3 साल जो चीजों को लटकाया जा रहा है, ये इस सिस्टम की इनएफिशिएंसी को दिखाता है, क्योंकि ये परेशानी हर वर्ग के, हर आदमी के ऊपर आई है। बट आप तो सरकार है, आप तो सिस्टम है। अगर आप ही इस तरीके से फेल हो जाएंगे, अपना फेलियर 3-3 साल रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, चीजों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आप किस तरीके से अपने ऑफिस को, कार्यकाल को सुचारू रूप से बढ़ाने की बात रखते हैं। तो ये चीज प्रश्न चिन्ह है। वैसे कुछ दिन पहले स्टूडेंट्स ट्विटर पे ट्रेंड करवा रहे थे कि मोदी रोजगार दो। जी हाँ। और कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कहा एसएससी को कि ये सुपर स्कैम कमीशन है, इसका सुपर स्कैम नाम रख दिया जाए। तो ऐसे सिचुएशन में सर आपका क्या कहना है? देखिए, ये इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट है उसके अलग अलग पहलू, अलग अलग रूप होते हैं। तो ये सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनाया जा रहा है। ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जहां पर हर सरकारी कार्यालय का एक अपना ऑथराइज्ड हैंडल है, और अगर हम ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोटेस्टर, हम ये मानते हैं कि उसका जो जवाब है, जो रिस्पॉन्स है, कम से कम वो जल्दी आएगा। तो बेसिकली एक बात है कि सरकार जिसके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है, उसी के कान के पास जाके डंका बजाने वाली बात है कि हमने ट्विटर के थ्रू अपने उस प्रोटेस्ट को पूरी दुनिया के सामने रखा, और हम उस चीज को कर। अच्छा, विदेश के लोग अगर देखते हैं इसको, इंटरनेशनल मीडिया देख रही है प्रदर्शन को, आंदोलन को, किसान आंदोलन को उन्होंने देखा, बिल्कुल स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है? देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को
बहुत सारा मीडिया इसमें, आप लोगों की बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मीडिया की बात कर रहा हूँ मनीष जी। यहाँ पर मीडिया सिर्फ उन्हीं चीजों को कवर करती है जिसमें उसको लगता है कि उसकी टीआरपी काफी अच्छे तरीके से बढ़ रही है। पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आपका एक चैनल है, आपका एक प्लेटफॉर्म है जो इस मुद्दे को भी उठा रहा है। और जहां तक मैं बात करूं कि इंटरनेशनल मीडिया इसके बारे में क्या सोचता है, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि इन सब मुद्दों को इंटरनेशनल मीडिया देखेगा तो बाहर के लोग जो सोचते थे कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, जहां सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चलता है, सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट है, ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं उस चीज पे सवाल खड़े होते हैं, उस चीज के ऊपर दाग लगने की बहुत ज्यादा कोशिश दिखती है यहाँ पर। अच्छा, एक बात बताइए, स्टूडेंट्स पढ़ेंगे या प्रदर्शन करेंगे आपके देश में? देखिए, स्टूडेंट्स का बिल्कुल मूल रूप से उनका एक ही कार्य क्षेत्र होता है कि उनको पढ़ाई करनी चाहिए, अपने एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए और पूर्ण रूप से अपना पूरा फोकस उसकी तरफ लगाना चाहिए। लेकिन अगर सरकार हमारी चीजों को नहीं समझेगी तो स्टूडेंट ही होता है जो सरकार गिरा भी सकता है, सरकार उठा भी सकता है और वो कान के पास आके डंका बजा भी सकता है। तो स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा पावर होती है, आप इस बात को समझने की कोशिश ठीक है। जो विद्यार्थी हैं सर, हिंदुस्तान के विद्यार्थियों को देखा गया ज्यादातर जो 10-12 कर रखे हैं, ग्रेजुएशन है, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, 60% स्टूडेंट डिप्रेशन के शिकार है, फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं। एग्जाम देते हैं तो उनका पेपर क्लियर नहीं होता है, वैकेंसी नहीं निकलती है। तमाम जब हमने एसएससी का मुद्दा उठाया, इसके साथ साथ पता चला कि जैसे बीपीएससी है वो भी अभी 64th एग्जाम लिया है 3 साल पहले, उसका फाइनल मेरिट लिस्ट अभी जारी नहीं किया गया है। अन्य राज्यों में भी एग्जाम जो है उस समय से नहीं हो रहे हैं। तो इतना बड़ा सरकार का तंत्र है, सरकारी कर्मचारी हैं, आपको क्या लगता है वो कर क्या रहे हैं? मनीष जी, मैं इसमें एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि देखिए, कहीं ना कहीं चीजें जो है उसको आप समझने की कोशिश करिए। अभी अराउंड 3-4 दिन पहले की बात है, जापान ने ग्लोबल रिसेशन डिक्लेयर किया। आपको पता होगा चीज के बारे में, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की, उन्होंने बोला कि हम रिसेशन में जाने वाले हैं, जा चुके हैं। जब रिसेशन आता है तो ऑब्वियस सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट का जो दर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन हमारी सरकार को तो पता था, हम 135-140 करोड़ की आबादी वाला देश है जिसमें हम बोलते हैं कि सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी सरकार को सब कुछ पता था कि सिचुएशन कैसी आने वाली है। इस कोरोना को 1 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारी सरकार ने रोजगार को लेकर इस 1 साल में क्या कदम उठाए। हर तरफ छोटे मोटे जो रोजगार थे उनको दबा दिया गया, वो सब इस कोरोना के चक्कर में सब खत्म हो गए। किसी के पास बैंक के पास जाते हैं उनको लोन नहीं मिल रहा है, चीजें मतलब जो आदमी अपना खुद का स्वरोजगार चालू करना चाहता था वो खत्म हो गया। विद्यार्थियों को लेकर सरकार ने अपने एंड से कोई रोजगार नहीं निकाला, सिर्फ सरकार चिल्लाती रही कि हमें इतने यहाँ वैकेंसी है, वहां वैकेंसी, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ज्यादा होता है, ये सब चीजें करती रही। लेकिन वो सब चीजें जब बारी आई कि आप उनको इम्प्लीमेंट करें, तब तो आप मुंह मोड़ के पीछे हट गए। अब आप भी सिर्फ यही बहाना, अगर सरकार भी यही बहाना दे देगी कि कोरोना है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप किस काम की सरकार हो? आपका काम ही यही है कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, आप चीजों को जितनी ज्यादा हो सके उतने ज्यादा अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चला सके। अच्छा, पुलिस विद्यार्थियों पे लाठीचार्ज करती है प्रदर्शन करने के दरमियान, कहां तक सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर एक विद्यार्थी है वो शांतिपूर्ण तरीके से अगर अपना प्रोटेस्ट कर रहा है, सरकार की नीतियों पे सवाल उठा रहा है, वो बिल्कुल सही कर रहा है। एक स्टूडेंट, एक टीचर, इनके पास इन चीजों को जानने का, परखने का एक अच्छा तरीका होता है। अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे सिस्टम से तो कौन पूछेगा मनीष जी? अच्छा, एक बात लोग कहते हैं जैसे कि संसद भवन में कहा गया कि 1 लाख सीट वैकेंट है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि कैसे सीट वैकेंट होता है, उसको भरा क्यों नहीं जा रहा है, या किस किस? मनीष जी देखिए, जब आपको एसएससी का एग्जाम होता है तो एसएससी के जब फॉर्म्स वगैरह निकलते हैं तो उस टाइम पे बताया जाता है कि किस पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज निकल रही हैं। तो अगर किसी मंत्री ने ऐसा बयान दिया जाके कि हाँ हमारे पास, हमने सपोज 40,000 सीट्स निकाली थी लेकिन हमारे पास 1 लाख वैकेंसीज हैं, 1,10,000 जितनी भी उन्होंने बात बोली हो कि 1,10,000 वैकेंसीज हैं अगर, तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जो बाकी बच्चे की वैकेंसीज हैं वो आप और मैं या स्टूडेंट समझता है कि यार हमें भी ज्वाइन करवा दो, हमें भी उसमें लगवा दो, बट वो इतना आसान नहीं होता। क्या वो 1,10,000 जो वैकेंसीज आप बोल रहे हैं, क्या वो ज्वाइनिंग लेवल पर ही है कि वो अंतर स्तरीय बीच के लेवल्स में वैकेंसी है? इस चीज को समझना पड़ेगा। जैसे समझिए, अगर हम बात करें कि सपोज आप किसी पोस्ट में जाते हैं, या सपोज अगर मैं आर्मी की ही बात करता हूँ, तो शुरू में आप जवान होते हैं, फिर आप हवलदार बनते हैं, फिर आप सीओ बनते हैं, धीरे धीरे आप ऑफिसर ग्रेड में आते हैं, लेफ्टिनेंट मेजर ऐसे बनते हैं। तो अगर आपकी भर्ती ऐसा जवान हो रही है, सपोज आपने नॉर्मल रिक्रूटमेंट की, आपकी भर्ती ऐसा जवान हो रही है, तो वो सारी वैकेंसीज जवान के स्तर पर ही है कि जेसीओ के स्तर पर है कि ऑफिसर के स्तर पर है? आपको इसे समझना पड़ेगा कि कहां पर वो वैकेंसीज किस स्तर पर क्रिएटेड है।
ऐसा तो नहीं होता कि सारी की सारी वैकेंसी इसी निम्न स्तर पर ही सारी वैकेंसी क्रिएटेड है। अगर वैसा होता तब तो सरकार को उनको ज्वाइन करवा के उतनी वैकेंसीज निकालनी चाहिए थी। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मंत्री जी का स्टेटमेंट रहा होगा वो उन हर जगह की वैकेंसीज को लेके होता है। साथ ही साथ एक दूसरी चीज मैं आपको बता दूं मनीष जी कि जब सरकार अपना बजट पेश करती है तो उस बजट में किस मंत्रालय को कितना बजट एलोकेट किया गया वो सब चीजें भी होती हैं। उस बजट में एक सरकारी आदमी की सैलरी, उसका पेंशन, उसकी सारी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज जो भी सरकार उस पर खर्चा करती है उसके बजट में काउंट होता है। तो सपोज अगर आपके मंत्रालय को 100 रुपए ही ऐसे बजट में एलोकेट हुए लेकिन आपके पास 1000 आदमी को रखने की वैकेंसी है तो क्या आप 1000 आदमी में 100 रुपए बांटिएगा? ये तो बात समझने की कोशिश करिए। आप सिर्फ 1 या 2 आदमी ही रिक्रूट कर दिएगा ताकि आप 100 रुपए उनके बीच में बांट सकें, भले ही आपके पास 1000 आदमी की वैकेंसी क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा बयान दिया गया है तो वैकेंसीज किस स्तर पर खाली है, पहला सवाल वो उठता है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर वैकेंसीज ज्वाइनिंग स्तर पर ही खाली थी तो सरकार ने उतना बजट एलोकेट करके उतनी वैकेंसीज क्यों नहीं निकाली, रोजगार को इस तरीके से बढ़ने क्यों दिया गया? अच्छा, एग्जाम का रिजल्ट 3 साल में निकलता है। 2018 में एसएससी जीडी का जो फाइनल रिजल्ट आया है ये 2021 में आया है। 3-3 साल लग जाते हैं। इस बीच में जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनका उम्र की जो सीमा है, एज लिमिट, वो क्रॉस कर जाता है। अगर मान लीजिए कि वो पास नहीं कर पाते तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करें? देखिए 3-3 साल डिले होता है रिजल्ट आने में। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी बाहर के शहर में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, रह रहे हैं, एक खर्चा होता है, एक आपका एक बेसिक नीड्स आपको फुलफिल करनी होती हैं और साथ ही साथ ये जो तैयारी होती है ये तैयारी हमारे मानसिक स्तर को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चेक करती है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। आप भले ही पढ़ाई कैसी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप मानसिक रूप से कितने ज्यादा तैयार हैं। और जिस हिसाब से इसको 3-3 साल अगर रिजल्ट आने में निकल जाता है मनीष जी, तो मैं एक स्टूडेंट के दर्द को महसूस कर पाता हूं कि वो किस तरीके से फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में फंसते जाता है। उसको लगता है कि हमारा जीवन आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो सरकार कम से कम कोई रिप्रेजेंटेटिव आके उनकी बात को सुन के एक बात अपनी रखे। तो जैसे आप यहाँ में बात कर रहे हैं तो हम लोगों का बात करने से दिल हल्का हो जा रहा है। हमने अपनी बातों को रखा, आपने अपनी बातों को रखा, हमने एक मुद्दे पे, एक रिजल्ट पे पहुंचे, एक निष्कर्ष पे पहुंचे। तो सरकार की तरफ से भी किसी रिप्रेजेंटेटिव को आना चाहिए और उसको कम से कम स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करनी चाहिए और एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए। वरना ये फ्रस्ट्रेशन का चक्कर जो है वो हमारे उन नौजवानों के दिमाग को, दिल को बहुत ही खराब तरीके से, मतलब दहशत का माहौल हो जाता है। आदमी डर जाता है कि वो फिर से तैयारी करे ना करे, क्या करे। ये चीज बहुत ज्यादा परेशान करती है और ये चीज ही कारण होती है किसी विद्यार्थी को डिप्रेशन के साइकिल में फंसाने की। ये बात है। तो अब तक ओवरऑल कंक्लूजन यही निकला हमारे चर्चा से कि जो एसएससी जीडी के विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को चाहिए क्या करके उनसे बात करें, कुछ रिप्रेजेंटेटिव सामने आए। पुलिस ने जो बर्बरता अपनाया है वो कदापि गलत है। 3 साल डिले हो जाता है रिजल्ट निकलने में। एसएससी का कार्यकारिणी गलत है, बिल्कुल। मतलब एसएससी की कार्यकारिणी से आप संतुष्ट नहीं है, इनएफिशिएंसी दिखाता है सिस्टम की। अगर आप कहते हैं कि कोरोना पेंडेमिक का दौर चल रहा है, कोरोना 2019 में आया है, एग्जाम अवेटेड 2018 का है, 1 साल पहले का है। इसके पहले से भी सरकार का स्थिति बहुत जर्जर रहा है सरकारी प्लेटफॉर्म पे काम करने में। तो कहीं ना कहीं सरकार का, गवर्नमेंट का फेलियर ऐसा भी मानते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब चलते चलते जो हमारे विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, 2018 के एसएससी मेडिकली फिट कैंडिडेट दिल्ली के सड़कों पे लॉकडाउन लग गया, नाइट कर्फ्यू दिल्ली में लग गया, इनके साथ बर्बरता अपनाया गया। गुरुद्वारा कमेटी में रुके हुए थे, फिर वहां उनको पुलिस कहती है कि इनको गुरुद्वारा में मत रोको, इनको खाना पीना मत दो, इनको सड़के पे छोड़ दो। उसके बाद सड़क पे विद्यार्थी जिंदगी गुजार रहे हैं। इतनी तमाम चुनौतियों का, समस्याओं का आपने सामना किया है 2 महीनों के बीच में। इनको आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ मोटिवेशनल बिल्कुल या बातें कहें ताकि अपना प्रदर्शन को जारी रखें, इनका आंदोलन जिंदा रह सके। देखो दोस्तों, हम विद्यार्थी हैं तो संघर्ष तो रहेगा ही। संघर्ष से आप अगर विद्यार्थी हैं तो आप कभी मुंह नहीं मोड़ सकते। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी बात को रखने के लिए, आप अपने सवालों को पूछने के लिए सिस्टम के सामने खड़े हैं और लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ जाते जाते 2 पंक्ति बोल के जाऊंगा आप लोगों के लिए। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कण गिराता चल। धन्यवाद। क्या बात है सर। तो आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। जो लोगों का ये राय है कि ये सिर्फ स्टूडियो में बैठ करके एंकरिंग करते हैं, अब समझ चुके होंगे कि समय आने पे आप अपने आंदोलन को जिंदा रखिए
हम ऐसे ऐसे शख्सियत को आपके बीच में बुलाते रहेंगे। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले समय में इस गुलिस्तान का कारवां और आगे बढ़ेगा। आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।